हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। तो यूनिट नंबर 2 चल रही है हमारी। और यूनिट नंबर 2 जो है आपकी वो एसी सर्किट एनालिसिस पे है, जिसमें सिंगल फेज थ्री फेज दोनों आप लोग पढ़ेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि जब हम ये लेक्चर तैयार कर रहे हैं तो इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, सारे PYQs कवर होंगे, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, डेरिवेशंस, सारे टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो आपका 100% सिलेबस कवर होगा। एडिशनली अगर हमें लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जिसपे क्वेश्चन हमें PYQ नहीं मिले तो उसके न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो एक तरह से आपका कंप्लीट पैकेज होने वाला है जिसमें आप लोग सारी चीजें स्टडी करोगे। और आई डोंट थिंक कि आपको इसके बियॉन्ड भी जाके कुछ प्रैक्टिस करनी है, अच्छी बात है, लेकिन अगर इतना भी कर लेते तो भी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा। तो होप आप इसमें हमारे साथ बनेंगे, ठीक है, और कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर जो रहेगा आपका वो रहेगा PYQs, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन पीक फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर। जो हमने लास्ट लेक्चर में हमारे टॉपिक कवर हुए थे उसके न्यूमेरिकल्स, फेज और फेज डिफरेंस का आपके बारे में बताना है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड पावर फैक्टर, ये आप आज पढ़ेंगे, राइट। तो सिलेबस की बात करें तो यहां तक आपने कर लिया था, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप आज करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर, फेज डिफरेंस, पावर फैक्टर, पावर, और ये टॉपिक आप आज करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आप आज करेंगे, पावर के बारे में, पावर फैक्टर के बारे में, और आपके जो क्या बोलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला ही क्वेश्चन है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का। कई बार क्या होता है कि आपका जो एसी के लिए हम क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट और साइन वेव, प्योर साइन वेव जो होती है, उन दोनों के लिए वैल्यू सेम आती है। तो फुल वेव के लिए आप वही डेरिवेशन करेंगे जो आपने साइन वेव में किया है, और हाफ वेव वाला मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हालांकि ये किसी एग्जाम में आपका नहीं आया है, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे इसको करा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपकी कोई वेव फॉर्म है, ठीक है, और ये हाफ वेव हमारी वेव फॉर्म है इस तरह से, और इसकी जो वैल्यू है वो 10 वोल्ट दी हुई है, इधर ये V है, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, ठीक है। यहां से यहां तक हमारी एक साइकिल कंप्लीट होगी। क्यों? क्योंकि बेटा जब हम साइकिल को देखते हैं, साइकिल का मतलब क्या है? रिपीटिशन ऑफ वैल्यू, यानी कि कहां से आपकी वैल्यू रिपीट कर रही है। तो आप देखिए यहां पर हम जीरो से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम जीरो से पॉजिटिव कब जा रहे हैं? तो नेक्स्ट टाइम हम जीरो से पॉजिटिव यहां जा रहे हैं। इट मींस यहां से मेरी वेव रिपीट हो रही है, तो यहां से यहां तक हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो दो पार्ट्स में डिफाइन करूंगा, यहां से यहां तक, जीरो से पाई तक, तो ये मेरी साइन वेव है, और पाई से 2 पाई तक ये मेरी क्या है? जीरो है। ये क्या है? जीरो है 2 पाई तक। तो दो पार्ट में हम इसको डिफाइन करेंगे कि भाई जीरो से जब मेरा थीटा जो है वो पाई तक है तो ये Vm साइन थीटा है, और पाई से 2 पाई के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है? जीरो है। अब अगर मैं इसको एवरेज वैल्यू निकालूंगा तो V एवरेज कितना हो जाता है मेरे पास? V एवरेज हो जाता है एरिया अपॉन बेस लेंथ, ठीक है। अब देखिए बेस कितना लेंगे? एक साइकिल का, दैट इज 2 पाई। तो मैं इसको सबसे पहले क्या करूंगा? 1 अपॉन 2 पाई, ठीक है। और एरिया के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट। कहां से कहां तक? जीरो से 2 पाई तक। तो जीरो से 2 पाई तक मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, किसको? V को। तो ये हो जाएगा V इंटू डी थीटा, ठीक है। अब इसको डिफाइन कर देते हैं 1 अपॉन 2 पाई। अब इसको लिमिट में ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास दो पार्ट में फंक्शन है। तो हमने क्या किया? इसको जीरो से पाई तक के लिए लिया Vm साइन थीटा डी थीटा, प्लस पाई से 2 पाई के लिए कितना लिया? जीरो इंटू डी थीटा, ठीक है। ये वाली चीज क्या हो गई हमारी? जीरो हो गया पूरा फंक्शन। तो आगे क्या बचा? 1 अपॉन 2 पाई, या चलो नीचे लिख लेते हैं, 1 अपॉन 2 पाई, ठीक है। और Vm को हम बाहर ले लेते हैं, साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट हो जाएंगी जीरो से पाई, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 2 पाई, Vm बाहर ले गए, माइनस कॉस पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा कॉस जीरो। तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है, -1। और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? +1।
तो ये तो हो जाएगी -1 और ये वैल्यू हो जाती है +1। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 पाई, यहाँ पर Vm है ऊपर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस +1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी Vm/पाई। तो ये आ गया हमारे पास V एवरेज। ठीक है, V एवरेज हमारे पास आ गया। ये एक वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर ली। ठीक है, V एवरेज हमें निकालना होता है, तो V एवरेज हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया। या Vm की वैल्यू कितनी है, यहां पर 10 है, तो V एवरेज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपका, V एवरेज इक्वल टू आ जाएगा 10/पाई। ठीक है, 10/पाई। तो इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, 10/पाई। अब आपको निकालना है V RMS। V RMS क्या होता है, तो सबसे पहले आप इस वेव को स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करेंगे तो सभी चीज का स्क्वायर करेंगे, यानी कि यहां पर आप निकालते हैं √, फिर एरिया अपॉन बेस, एरिया ऑफ स्क्वायर्ड वेव। ठीक है, तो यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर वेव, यानी कि हम बेस तो कितना लेंगे, फिर से 2 पाई लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अपॉन में 2 पाई, और स्क्वायर करेंगे वेव का, यानी कि v का, तो हम यहां लिखेंगे v² का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई तक, और d थीटा, और फिर इसका हम करेंगे √। ठीक है, पूरे का। तो इस √, को तो मैं इधर ले जाता हूं सिंप्लिसिटी के लिए, बाद में ले आएंगे, तो हम इधर कर देते हैं V_RMS² इक्वल टू हो जाएगा, अब इसमें 1/2 पाई। ठीक है, और ये जो अंदर है हमारे पास 0 से 2 पाई तक V², इसको हम ब्रेक कर लेंगे 0 से पाई और पाई से 2 पाई तक। अगेन अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं 0 से पाई तक, तो मैं इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, इस वाली चीज का स्क्वायर करेंगे, तो कितना हो जाएगा, Vm² sin² थीटा d थीटा प्लस पाई से 2 पाई तक 0 है, तो 0 का स्क्वायर इंटू d थीटा। अब 0 का तो स्क्वायर करो या मत करो, ये तो 0 ही रहेगा, तो केवल ये वाली टर्म बचेगी। Vm² को हम बाहर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा Vm²/2 पाई, अंदर बचेगा sin² थीटा, इसको हम कर सकते हैं 0 to पाई 1 माइनस cos 2 थीटा/2 इंटू डी थीटा। अब देखिए इसमें से 2 को भी बाहर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा Vm²/4 पाई। ठीक है, और अंदर बचेगा आपका 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 का करेंगे तो आ जाएगा थीटा, और cos थीटा का करेंगे तो आ जाएगा sin 2 थीटा/2, और इनकी लिमिट रख देंगे हम 0 से पाई। राइट, अब लिमिट पुट कर दीजिए, तो कितना आ गया, Vm²/4 पाई, पाई माइनस sin 2 पाई/2 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस sin 0/2। अब देखिए तो वैल्यू 0 हो गई, sin 0, 2 पाई भी 0 होता है। ठीक है, तो बचा क्या, केवल पाई, तो यहां से कितना आ जाएगा, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा Vm²/4, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल। ये किसके इक्वल आया हमारा, Vrms² के, तो इक्वल टू किसके चल रहा है ये, Vrms² के, तो Vrms इक्वल टू कितना आ गया, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, यानी कि Vm/2। ठीक है, तो Vm/2 आ गया, Vm कितना है 10, तो 10/2 कितना आ गया, 5 वोल्ट। ठीक है जी, तो ये आपके पास निकल के आ गया Vrms। अब यहां से आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर आप निकाल दीजिए, यहां कर लेते हैं फॉर्म फैक्टर इक्वल टू हो जाता है एवरेज वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 10/पाई,
तो 10 अपॉन पाई, एक सेकेंड उल्टा लिख दिया कि हमने फॉर्मूला, आरएमएस वैल्यू ऊपर आएगा, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू आ गई 5 और ये आ जाएगा 10 अपॉन पाई। इसको हम सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1.57, 1.57। और पीक फैक्टर कितना आएगा हमारे पास, पीक फैक्टर आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 10 और आरएमएस वैल्यू कितनी आई थी 5, तो ये कितना आ गया 2। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप के क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो हाफ वेव के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फुल वेव के लिए अगर पूछता है तो जो डेरिवेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था साइन वेव के लिए, वही डेरिवेशन फुल वेव के लिए हो जाता है। आप जब उसको करेंगे तो सेम डेरिवेशन आएगा। ठीक है, तो फुल वेव के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस वेव फॉर्म आपको ये वाली बना देनी है। ठीक है, इस तरह से, और पूरा डेरिवेशन एज इट इज हो जाएगा, तो आपको उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। राइट, तो इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक ये क्वेश्चन है, स्क्वायर वेव है, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है, इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है। राइट, अब इस तरह के क्वेश्चन में मैं जो थोड़ा सा आपका पैटर्न देख रहा था वो कुछ इस तरह से है कि आपको पूरा सॉल्व करना है। तो देखिए एक चीज समझे, यहां पर भी जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो अगर कोई आपसे कहे कि इसकी एवरेज वैल्यू निकालो, तो आप क्या कहेंगे, पहले आप ये बता दीजिए कि एवरेज वैल्यू फॉर एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो वी कैन कैलकुलेट, हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल। हम क्या कर सकते हैं, हम यहां से यहां तक की एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, 0 से पाई तक की। पाई 0 से 2 पाई तक की निकालने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो कितना आना है, 0 आना है। तो यहां पर अगर मुझे हाफ वेव के लिए निकालना है तो फॉर हाफ वेव ही मैं निकालूंगा 0 से पाई तक। तो एवरेज वैल्यू यानी कि ये हमारा है वोल्टेज, तो वी एवरेज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, एरिया अपॉन बेस। ठीक है, अब देखिए इसमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है। बेस कितना है, पाई है, बेस कितना है, पाई है, और एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू पाई, हाइट इंटू विड्थ, तो ए इंटू पाई, तो पाई से पाई हो गया कैंसिल, कितना आया ए, एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, ए। ठीक है, अब अगर कोई मुझसे कहे कि सर इसके लिए आपको निकालना है आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू निकाल लेते हैं, वी आरएमएस, ये क्या होता है, अंडर रूट और एरिया ऑफ स्क्वायर वेव, स्क्वायर्ड वेव अपॉन बेस। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर्ड वेव कितना हो जाएगा, ये हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट। ठीक है, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, और कितना हो जाएगा एरिया। इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखने लगूं तो इक्वेशन में मैं क्या लिखूंगा कि सर v इक्वल टू, इसकी वैल्यू a है कहां तक, 0 से लेके जब थीटा मेरा 2 पाई तक है। ठीक है, सॉरी पाई तक, 0 से पाई तक a वैल्यू है, तो a का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू डी थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं इसको बाहर ले जा सकता हूं, तो यहां पे अपॉन कितना हो जाएगा, बेस है पाई, बेस कितना है पाई। तो अगर मैं ए स्क्वायर के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर थीटा, और लिमिट रख देंगे 0 से पाई, और ये कितना आ जाएगा पाई, तो अंडर रूट ए स्क्वायर पाई माइनस 0 अपॉन पाई, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा, ए।
तो देखिए हो गया सॉल्व। फॉर्म फैक्टर कितना आ जाएगा, फॉर्म फैक्टर इक्वल, दोनों वैल्यू 1 है, एवरेज और आरएमएस, तो 1/1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। और पीक फैक्टर कितना आ जाएगा, दोनों ए है, और पीक फैक्टर कितना आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ए अपॉन आरएमएस वैल्यू ए, तो ये भी 1 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कभी आपसे पूछा जाए अल्टरनेटिंग वैल्यूज के लिए, तो आप बताएंगे कि सर अगर इतनी वैल्यू के लिए निकलवा रहे हैं आप पूरी साइकिल के लिए, तो उसकी वैल्यू 0 आनी है, ठीक है। लेकिन हमें अगर 0 निकाल के फायदा क्या है, तो हम क्या करते हैं, इसको आधी साइकिल के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। हाफ साइकिल के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यूज आएंगी। और अगर कोई कहता है कंप्लीट साइकिल के लिए, तो वी एवरेज तो आ जाएगा 0, और वी आरएमएस अगर आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू तो यही आएगी ए, उसकी वैल्यू ए आएगी। तो फॉर्म फैक्टर कितना आ जाएगा, समथिंग अपॉन 0, ठीक है, ये वाला, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। फॉर्म फैक्टर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप निकालने को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपका आया हुआ नहीं है, मैं आपको एडिशनली ये क्वेश्चन करा रहा हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि क्वेश्चन की इक्वेशन को राइट करना होता है। अब आप अगर यहां से देखेंगे तो ये 0 से पॉजिटिव हो रहा है, 0 से हम पॉजिटिव जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम 0 से पॉजिटिव यहां जा रहे हैं, तो साइकिल हमारी इतनी तो हुई, ये साइकिल हुई। तो 0 से 2 तक इसको डिफाइन करना है। अच्छा 0 से 2 तक ये क्या है, एक लाइन तो है इंक्लाइंड प्लेन पे। तो अगर मैं इसको वो मान लूं, इसका स्लोप अगर मैं निकाल लूं, तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाता है mx प्लस सी, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये बड़ी जरूरी है, इक्वेशन ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस सी। अब देखिए y की जगह पर मुझे क्या है, y एक्सिस पे वोल्टेज है, तो y की जगह में क्या लिख सकता हूं, v। m क्या होता है, स्लोप, स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। परपेंडिकुलर कितना है 200 और बेस कितना है 2, तो कितना हो जाएगा m इक्वल टू 200 अपॉन 2, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। x एक्सिस पे हमारे पास क्या है, टाइम, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, t प्लस c। तो इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन आ गई हमारे पास ओवरऑल v इक्वल टू 100 t प्लस c। और c की वैल्यू क्या होती है, ये लाइन इस एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, तो ये 0 पे कट कर रही है, तो आप इसकी वैल्यू को 0 कितना मान लेंगे, 0 लिखेंगे। या अगर आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं कि ये वैल्यू कहां पर 0 हो रही है, तो आप देख लीजिए यहां पर जब मेरा t इक्वल टू 0 है, तो ये वैल्यू भी 0 है। तो t इक्वल टू 0, v भी मेरा कितना है 0, ये वैल्यू पुट कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा v0 और 100 इंटू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो मेरी जो फाइनल इक्वेशन आई वो कितनी आई, v इक्वल टू 100t। कहां से कहां तक, जब इसकी वैल्यू 0 से 2 तक डिफाइंड है। तो ये मेरी फाइनल इक्वेशन आ गई। आप इसको समझिए, ये मेरी लाइन की इक्वेशन है, इसके लिए मुझे सॉल्व करना है, इस इक्वेशन के लिए मुझे यहां पर सॉल्व करना है। तो क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे एवरेज वैल्यू, ठीक है। वी एवरेज, वी एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया अपॉन बेस। अब देखो जहां पे डायरेक्ट कर सकते हो तो चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे एरिया इसका कितना हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट इंटू 1/2 इंटू हाइट कितनी है 200 इंटू बेस, ठीक है, अपॉन बेस कितना है हमारे पास टोटल 2, तो ये तो 2 से 2 गया, और ये कितना आ जाएगा 100। तो 100 वोल्ट तो इसकी एवरेज वैल्यू आ गई, एक लाइन में हमने इसको निकाल दिया, ठीक है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक। अब अगर आरएमएस वैल्यू निकाले, वी आरएमएस, अगर मैं इसका स्क्वायर इधर लिख दूं, तो यहां पे आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर्ड वेव, एरिया ऑफ स्क्वायर्ड वेव अपॉन बेस, ठीक है। तो इधर की तरफ मैंने रूट इधर लगाना था, तो मैंने इधर स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर्ड वेव का एरिया कितना हो जाएगा, अब देखिए कहां से कहां तक करना है, 0 से 2 तक। वेव हमारी क्या इक्वेशन है 100t, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया 100 का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर इंटू dt। ये तो हो गया हमारा एरिया, और बेस कितना है हमारे पास 2, यानी कि 1/2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 का स्क्वायर अपॉन 2, अंदर क्या बचा टी स्क्वायर। अब जब टी स्क्वायर को हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3। तो ये कितना आ जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो इसकी लिमिट रख देते हैं 0 से 2। तो 100 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 का क्यूब, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमने इसको छोड़ दिया। ठीक, अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर इंटू 2 से क्यूब में जब काट दोगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये भी आ जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 3। ये चल रहा है VRMS स्क्वायर। ठीक है, तो VRMS कितना आ जाएगा भैया, VRMS इक्वल टू आ जाएगा इस 100 स्क्वायर में से 100 बाहर और 2 स्क्वायर में से 2 बाहर, यानी कि 100 इंटू 2 अपॉन, और 3 के लिए कुछ नहीं है तो √3 डिवाइडेड बाई √3। अब इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई √3। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 115.47 वोल्ट। तो ये आ गई हमारी एवरेज वैल्यू, राइट। तो इस तरह से, सॉरी आरएमएस वैल्यू, ये क्या आ गई हमारे पास, आरएमएस वैल्यू। तो फॉर्म फैक्टर अगर अब मुझे निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूं आराम से। फॉर्म फैक्टर कितना हो जाएगा, VRMS अपॉन V एवरेज। VRMS कितना है 115.47 और V एवरेज कितना आया था हमारे पास 100, तो 100 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1.15। और पीक फैक्टर निकालना हो तो पीक फैक्टर हो जाएगा VM अपॉन V एवरेज VRMS। VM कितना है 200 अपॉन VRMS कितना है 115.47, और इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1.73। तो इस तरह से आप इस वेव के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया हुआ है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर बार क्वेश्चन रिपीट होगा, न्यूमेरिकल में रिपीट नहीं होता, तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आनी चाहिए। मैं इसी के लिए आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूं कि इन केस अगर आपका जो पुराना क्वेश्चन है रिपीट नहीं होता है तो आप नया क्वेश्चन कैसे करोगे। इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। आप समझिए क्वेश्चन को, पहले सबसे इक्वेशन लिखी जाती है, फिर एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, देन फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर निकालते हैं, राइट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं, हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, राइट। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ कि जो क्वेश्चन है वो रह तो नहीं गया कोई क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन मिला है मुझे, इस तरह की वेव फॉर्म में 2013 में आपका आया हुआ है, ये मैंने पहले से नहीं डाला था तो मैं अभी करा देता हूँ इसको। तो इस क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा है, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर पूछा है। फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर आपसे पूछा है। कैसे करेंगे, फिर से अब सॉल्यूशन देख लीजिए इसका कैसे करेंगे। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पिछले जैसा, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि पहले इसकी लाइन की इक्वेशन लिखनी है। और देखिए लाइन की इक्वेशन के लिए अगेन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी। बस ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं बता रहा हूँ। y एक्सिस किस पे है, करंट का है, तो y की जगह हमारा क्या आ गया, करंट। ठीक है, अब देखिए स्लोप आपका डिकेइंग है, नीचे की तरफ जा रहा है कर्व। ठीक है, जब भी स्लोप डिकेइंग होता है तो वो निगेटिव स्लोप कहलाता है, तो इसके लिए हमेशा माइनस लेंगे। तो m किस चीज का होगा, आपका माइनस का होगा, और माइनस क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है आपके पास ये, और बेस क्या है ये, दैट इज 5/2, दैट इज 5/2। तो ये कितना हो जाएगा, -5/2। और x एक्सिस पे क्या है, टाइम t, प्लस c। सी पे आपको कैसे निकालना है, सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे कि एट, ये देख लीजिए कि ये जो करंट है ये जीरो कहां हो रही है, 2 पे आके जीरो हो रही है, तो मैं लिख सकता हूं कि एट t इक्वल टू 2 i इक्वल टू 0, कि जब मेरे टाइम की वैल्यू 2 है, टाइम की वैल्यू कितनी है 2, उस समय पे करंट कितनी हो रही है, 0 हो रही है, तो i इक्वल टू 0 हो रही है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, i की जगह मैं रख देता हूं 0, और -5/2 इंटू टी की जगह कितना रख देता हूं 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, तो c इक्वल टू कितना आ गया,
+5 इक्वल टू कितना आ गया +5। आप देख लीजिए ये वाली लाइन y एक्सेस पे 5 पे कट कर रही है तो यही इसकी वैल्यू होगी। तो फाइनल i इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा -5/2t + 5। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ठीक है, इस वाले पार्ट में ये इक्वेशन होगी। अब मुझे निकालना है एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी? एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई एवरेज। तो ये हो जाएगा एरिया अपॉन बेस। आप चाहें तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बाकी इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एरिया कितना होगा 1/2 हाइट इंटू बेस जो भी है हमारा। तो 1/2 हाइट कितनी है 5, बेस कितना है 2 अपॉन बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि वेव आपकी यहीं पे कंप्लीट हो जा रही है साइकिल, इसके आगे रिपीटिशन है। यहाँ से देखो 0 से ऊपर जा रही है, 0 से ऊपर जा रही है, तो अपॉन 2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, 5/2 यानी कि आंसर आ गया आपका 2.5 एम्पियर। आरएमएस वैल्यू अगर निकालें तो आरएमएस वैल्यू हो जाएगी आई आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा √ एरिया ऑफ स्क्वायर्ड वेव, ठीक है, अपॉन बेस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इस रूट को इधर ले जाते हैं तो IRMS स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और इधर एरिया ऑफ स्क्वायर्ड वेव, वेव कितनी है? ये है, इसका स्क्वायर यानी कि -5/2t + 5 का स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया, इंटीग्रेट करना है एरिया के लिए। कहां से कहां तक करेंगे भैया? 0 से 2 तक, 0 से 2 तक, और इंटू dt अपॉन बेस कितना है 2। ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाएगा। तो IRMS स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 तक, और इसका स्क्वायर खोल देंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 5/2t का होल स्क्वायर यानी कि 25/4t स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2ab। तो 2 इंटू 5 इंटू 5/25, तो 2 इंटू 5 इंटू 5/2t। ठीक है जी, यह आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 25t आ जाएगा dt। हमारी इक्वेशन आ जाएगी 1/2 0 to 2t 25/4t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 25 इंटू dt। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको मुझे फर्दर सॉल्व करना है, तो कितना आ जाएगा? 1/2 25/4 t³/3, ठीक है, माइनस 25 t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 25 t। ठीक है, लिमिट पुट कर देंगे कितनी? 0 से 2। अच्छा 25 सब में कॉमन है तो मैं बाहर निकाल के रख दूं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाएगा 25/2, और अंदर t³ की लिमिट रख देंगे तो 2³ अपॉन 3 था और 4 बाहर था पहले से, तो 4 इंटू 3 माइनस यहाँ आ जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, और यहाँ पे केवल t बचा क्योंकि 25 बाहर चला गया, तो प्लस 2 माइनस 0 करना है। तो 0 में तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 0 लिखने से क्या फायदा है भाई, इतना सफिशिएंट रहेगा। तो देखिए 2 से ये कैंसिल हो गया, और 2³ दो, यानी कि यहाँ पे 2 स्क्वायर से ये पावर खत्म हो जाएगी, तो बचेगा 25/2 2/3 माइनस 2, और ये हो जाएगा 2 से 2 गया प्लस 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2/3 बचेगा, इस 2 से ये 2 चला जाएगा। ठीक है, या इसको बाद में कर लेंगे। इस 2 से ये 2 गया तो ये आ जाएगा 25/2। ठीक है, स्क्वायर तो हमने कर ही दिया ना। ठीक है, हाँ, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बाहर कितना बचा 2/3, तो 2 से ये चला गया, 25/3 बचा, और ये किसके स्क्वायर है बेटा? IRMS स्क्वायर के। तो IRMS कितना आ जाएगा आपका? इसका स्क्वायर रूट कर दो तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25/3, दैट इज 5/√3। तो 5/√3 कितना आ जाएगा वो हम निकाल लेते हैं। 5 / √3
इक्वल टू आ जाएगा 2.86 वोल्ट। ठीक है, अब निकाल लेते हैं फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर कितना आ जाएगा? फॉर्म फैक्टर हम निकाल लेंगे। ठीक, तो आर एम एस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, आर एम एस अपॉन एवरेज। आर एम एस कितना आया? 2.86 और एवरेज कितना आया था हमारे पास? 2.5। 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5, आंसर आ जाएगा 1.15। ठीक है, और पीक फैक्टर कितना आएगा? मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? मैक्सिमम वैल्यू थी 5 और आरएमएस वैल्यू कितनी आई थी? 2.86। तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 2.86, तो ये आ जाएगा 1.74। तो अगर आप गौर करें तो दो की ये वाली क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, तो इनकी वैल्यूज भी देखिए लगभग लगभग बराबर आ रही है। ठीक है, वैल्यूज भी हमारी सेम आ रही है, तो यानी कि क्वेश्चन हमारा ठीक है। और मैंने बहुत इसके बारे में पढ़ने की कोशिश की, कई जगह आपके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, कई जगह गलत सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, कई जगह इसकी जो, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा स्पेसिफिकली किसी बुक का या किसी सॉल्यूशन बैंक वगैरह का, किसी चीज का, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आरएमएस के लिए पहले लाइन की इक्वेशन लिख के इसको स्क्वायर करेंगे ना। कई जगह क्या हुआ है, डायरेक्ट 5 का स्क्वायर कर दिया। 5 जो अगर हम लिखते हैं, अगर आपकी स्क्वायर वेव कोई है तो आप ध्यान से समझिए, ये अगर स्क्वायर वेव है तो मैं इसको लिखूंगा कि आई इक्वल टू 5, क्योंकि ये कांस्टेंट 5 चल रहा है। जबकि अगर मेरी स्लोप वाली लाइन है तो पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी इस तरह से। मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि आप लोग ध्यान से पढ़िए, जो कई तरह के सॉल्यूशन जगह जगह प्रोवाइड्स किए जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो जगह सही हो। आप उसको ध्यान से देखिए, क्या वो प्रॉपरली उसकी इक्वेशन को डिफाइन कर रहा है। अगर वो इक्वेशन को डिफाइन करके सॉल्व कर रहा है तभी तो ठीक है, या फिर वो सिंपल जैसे हम एवरेज वैल्यू में एरिया अपॉन बेस कर रहे हैं, ये भी ठीक है तरीका। आप अगर इसको एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेट करोगे ना, तभी भी यही आएगी वैल्यू। लेकिन इसमें मिस्टेक मिलती है मुझे, इसमें मैंने मिस्टेक देखी है, कई जगह के सॉल्यूशन मैंने जब चेक किए तो मुझे उसमें मिस्टेक्स मिली। तो आप इसको केयरफुली करिएगा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2013 का। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखिए बेसिकली 2 या 3 तरीके होते हैं। या तो आप अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इक्वेशन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हमने लिखा सर v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, या i इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या आप उसको वेव फॉर्म की तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, वेव फॉर्म से कैसे कि सर अगर मेरी कोई इक्वेशन है तो मैं उसको साइन वेव से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये Vm है और ये मेरा ओमेगा टी है, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। कोसाइन वेव है तो कोसाइन वेव की तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, कोसाइन वेव है, हम उसको उसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सर इस तरह से वेव हो जाएगी हमारी, ये 0 हो जाएगा, ये यहाँ पाई हो जाएगा, यहाँ 2 पाई हो जाएगा, ये Vm हो जाएगा, तो ये हो जाएगी Vm cos ओमेगा टी। ठीक है, ये हो जाएगी Vm sin ओमेगा टी। तो 2 तरीके हो गए, या तो हम इसको इस तरह से लिख लें, या इस तरह से लिख लें, या इस तरह से लिख लें। ठीक है, या फिर तीसरा तरीका होता है बाय फेजर, बाय फेजर, या हम उसको फेजर की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फेजर क्या होता है? इसी की हेल्प से आप किसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को प्रोजेक्ट कर सकते हो, जैसे वेक्टर में करते हैं। तो हम बेसिकली मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस तरह से कोई फेजर बना के हम उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये थीटा है, ये वी है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि वी एंगल थीटा, ये जो मेरा वोल्टेज है वो थीटा एंगल पे है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारी हो जाती है फेजर की रिप्रेजेंटेशन। तो 3 तरीके से हम किसी अल्टरनेटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीसरा वाला कॉन्सेप्ट है फेजर, ये आपको समझना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फेज। फेज का क्या मतलब है? पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं। द फेज
of an AC quantity is the angle traveled by phasor representing that alternating quantity up to the instant of consideration measured from reference। यानी कि फेज, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फेज है क्या। किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की अगर मैं किसी इंस्टेंट पे वैल्यू ले रहा हूं, वो वैल्यू मेरी रेफरेंस पोजीशन यानी कि जहां से वेव स्टार्ट हो रही है वहां से कितना दूर है, कितना आगे है, कितना पीछे है, ये सारी चीजें मुझे फेजर बताता है या फेज बताता है। तो फेज क्या बता रहा है कि कोई क्वांटिटी मेरी रेफरेंस पोजीशन से कितना दूर है, ये मुझे फेज से पता चलता है। तो फेज मैं बनाऊंगा कैसे वो आप समझिए। मान लीजिए कि ये आपकी कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, ठीक है, ये हमारी कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, ये ओमेगा टी है, ये मेरे पास आई है, ठीक है, ये आई एम है, ठीक। अब मान लीजिए कि मुझे इसकी वैल्यू को पता करना है कि यहां पर मेरी कितनी वैल्यू। तो मैं क्या कर सकता हूं, पहले मैं यहां से एक डॉटेड लाइन बना लेता हूं, यहां से इस तरह से एक डॉटेड लाइन हमने ये बना दी, एक निगेटिव साइकिल से बना दी। अब ये जो मुझे जोन मिला, ये जो मुझे एरिया मिला, ये बेसिकली इसमें मैं एक सर्कल ड्रॉ करने वाला हूं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये इस तरह से, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमारा जो ये एक्सेस है इसको मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूं, ठीक है, इस तरह से हमने इसको बना दिया। अब आप ये देखिए कि जब भी मुझे इस फेजर को बनाना होगा तो मैंने ये इसकी हाइट के हिसाब से एक सर्कल बनाया, और इस सर्कल में ये जो एक्सेस होता है ये मेरा रियल एक्सेस होता है, और ये मेरा इमेजिनरी एक्सेस होता है। वाई एक्सेस को हम इमेजिनरी एक्सेस बोलते हैं। मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पे वैल्यू का पता करना है कि वो कितने डिग्री आगे है। रेफरेंस पोजीशन तो ऑब्वियसली ये हुई। अब अगर मैं इसके साथ में फेजर बनाता हूं तो मेरा फेजर ये बनेगा, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आगे बढ़ते चले जाओ तो यहां मिल रहा है, तो मेरा जो फेजर होगा वो ये होगा, ये मेरा फेज होगा, क्योंकि ये रेफरेंस पोजीशन है। बट अगर मैं इस वैल्यू पे मैं निकालना चाहता हूं कि ये जो एंगल है ये थीटा मेरा कितना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से इस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग देखता हूं कि ये कहां पे कट कर रहा है। तो ये कहां कट कर रहा है बेटा, यहां पर कट कर रहा है, ये यहां कट कर रहा है, राइट। तो यहां जो ये कट किया इसने, इसको मैं मार्क कर लेता हूं, ठीक है, और इसको मार्क करने के बाद मैं इसको यहां से मिला देता हूं। तो ये जो एंगल होगा थीटा, वो यही एंगल है, यही आपका एंगल है थीटा। तो इससे मुझे क्या पता चला कि ये जो पॉइंट है मेरा इससे थीटा डिग्री आगे, इससे थीटा डिग्री आगे, तो यही कहलाता है हमारा फेज। ये क्या कहलाएगा, हमारा फेज। और फेज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फेजर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, फेजर कहलाता है। अब इसी चीज में हम दो तीन चीजें बता सकते हैं। इसको हम लिखते हैं आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। यहां पे मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूं कि फाई जीरो है, तो फाई जीरो वाला तो मैंने आपको दिखाया। अगर ये पॉजिटिव है तो ये कोई पॉजिटिव इंस्टेंट दिख रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है। अगर मान लीजिए कोई निगेटिव होता, मान लीजिए यहां पे मैं देख रहा होता तो मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग देखता, अगर मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग देखता तो ये मुझे यहां मिलता फेज, ठीक है। 90 होता पूरा, 180 पूरा होता तो मुझे फेज ये मिलता। तो देखिए मुझे निगेटिव डायरेक्शन में फेज मिल रहा है, तो ये निगेटिव फेज कहलाता। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं इसको हटा रहा हूं फिलहाल, क्योंकि एक साथ सारी चीजें नहीं दिखानी चाहिए, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा पॉजिटिव फेज क्या होगा, जब हमारी पॉजिटिव इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल रही है। अगर निगेटिव इंस्टेंटेनियस मिल रही है तो निगेटिव फेज बोल देते हैं, जीरो मिल रही है तो जीरो बोल देते हैं। तो ये तीनों चीजें हम इसमें दिखा सकते हैं। तो दिस इज द फेजर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फेज, की कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी रेफरेंस पोजीशन से कितना दूर है, ये बेसिकली ये बता रहा है, रेफरेंस से बता रहा है, ठीक है। लेकिन जनरली जब हम बात करते हैं तो खाली रेफरेंस की बात नहीं होती है, क्योंकि रेफरेंस तो एक ओरिजिन हो गया ना, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें जो ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है वो तब पड़ती है जब हम दो क्वांटिटी को देख रहे होते हैं। हम बात करते हैं दो क्वांटिटीज की, जैसे वोल्टेज और करंट की। तो हम ये कहेंगे कि ये बताइए कि जो करंट है वो वोल्टेज से कितना आगे है या कितनी दूर है, तब वहां पर जब हम फेज का डिफरेंस निकालते हैं।
तो हमने देखा कि रेफरेंस से, मान लीजिए कि रेफरेंस से करंट आपकी, यहां पे अगर मैं बताऊं कि मान लीजिए ये रेफरेंस है और आपसे पूछा जाए कि वोल्टेज और करंट में डिफरेंस बताओ, तो अगर आपका ये है, अब मान लीजिए कि ये आपका वोल्टेज है, ठीक है, और ये आपका लगभग 70 डिग्री पे है। फिर आपसे कोई कहे कि करंट कितना है, तो आपने कहा कि सर करंट जो है वो मेरी लगभग 40 डिग्री पे है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि वोल्टेज और करंट आपस में कितनी दूर है, तब तो आप यही एंगल निकाल के बताओगे ना। तो ये क्या कहलाता है, फेज डिफरेंस। इस फेज का और इस फेज के बीच में आपस में क्या डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज नोन एज फेज डिफरेंस। ठीक है, तो हम ज्यादातर समय जो है वो इसी फेज डिफरेंस की बात करेंगे, ना कि फेज की बात करेंगे। उसकी भी बात होगी कि रेफरेंस से कितना दूर है, लेकिन यहां पर आप देखिए रेफरेंस से करंट कितना दूर है, रेफरेंस से वोल्टेज कितना दूर है, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं, वोल्टेज और करंट के फेज डिफरेंस की। तो आगे जाके जो डिस्कशन होगा वो फेज डिफरेंस पे होगा कि वोल्टेज करंट के बीच में कितना डिफरेंस है। तो आप कहेंगे कि सर इसमें 30 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, आगे देखते हैं, बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस। तो दो डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच का जो फेज है, उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस कैसे होगा, मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि एक दो एग्जांपल लेता हूं यहां पे समझने के लिए, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। मान लीजिए कि ये आपका वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, और करंट को मैं मैग्नीट्यूड थोड़ा कम करके दिखाता हूं, ये करंट है। ठीक है जी, अब ध्यान से समझिएगा, करंट का मैग्नीट्यूड कम होता है, ये वोल्टेज है और ये करंट है। ठीक है, V और I, लेकिन दोनों का फेज सेम है, दोनों एक साथ जीरो हो रहे हैं, यहां भी एक साथ जीरो हो रहे हैं, यहां भी एक साथ जीरो हो रहे हैं। दोनों क्वांटिटी सेम टाइम पे मैक्सिमम को अचीव कर रही हैं, ये भी मैक्सिमम को यहां आ रहा है, ये भी मैक्सिमम को आ रहा है, यानी कि ये दोनों एक साथ चल रही हैं, एक समय पे मैक्सिमम पहुंच रही हैं, एक समय पे जीरो हो रही हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं कि ये सेम फेज में है। तो हमने क्या बोला, सबसे पहला जीरो फेज डिफरेंस, जीरो फेज डिफरेंस। जीरो फेज डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं कि ये क्वांटिटीज सेम फेज में है। सेम फेज में है मतलब ये भी रेफरेंस से जितना दूर है, वो भी रेफरेंस से सेम टाइम पे उतना ही दूर है, तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों एक साथ चल रहे हैं। एक साथ चल रहे हैं तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि v इक्वल टू, सपोज मैंने लिखा Vm साइन ओमेगा टी, तो I इक्वल टू भी हो जाएगा Im साइन ओमेगा टी। तो यहां पे हम देखेंगे ये भी साइन ओमेगा टी है, ये भी साइन ओमेगा टी है, दोनों सेम फेज में। अगर सेम फेज में है, ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्या मैं इसको थोड़ी देर के लिए ब्लैक कर दूं समझने के लिए, क्योंकि यहाँ मुझे जगह की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, 2018 में ये चीज पूछी गई है। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो देखिए, पहले वोल्टेज के लिए आप सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ये इसके लिए आ गई रेंज, और फिर करंट के लिए। ठीक है, दोनों के लिए हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, पहले करंट के लिए, ठीक है, फिर वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो वोल्टेज के लिए भी हमने सर्कल ड्रॉ किया, करंट के लिए भी किया। ठीक है, अब इसके लिए हमने पहले यहाँ पे एक्सेस मार्क कर लिया, ये हमारा एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको या राइट। अब
कोई सी भी वैल्यू आप उठा लीजिए। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक वैल्यू लेता हूँ जो कि इस पॉइंट पे है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखता हूँ तो मुझे करंट की ये वैल्यू मिलती है, वोल्टेज की ये वैल्यू मिलती है। तो अगर मैं दोनों वैल्यूज को चेक करूं, ये वाली वैल्यूज, तो ये वैल्यू मुझे यहां पर कट कर रही है, ठीक है, और ये वाली वैल्यूज मुझे यहां पर कट कर रही है, राइट। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा ना, तो इसको ड्रॉ करने पे मुझे क्या दिखाई देगा, आप ध्यान से देखिएगा कि मेरा जो फेजर है करंट का वो तो ये आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको भी कट करूंगा तो ये भी आगे जाएगा ऐसे। तो करंट मुझे किस तरह से मिली, यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये करंट का है, ये वोल्टेज का है। यानी कि अगर ये रेफरेंस था तो करंट मुझे अगर यहाँ से यहाँ तक मिली तो वोल्टेज मुझे जीरो से यहाँ तक मिलेगा, ठीक है, तो ये मेरा वोल्टेज हो जाएगा। आप ये देखिए कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, यानी कि यहाँ जो फेजर मुझे मिल रहा है कि अगर ये मेरी करंट है तो फेज भी मेरा इसी लाइन में है, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं जीरो फेज डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो फेज डिफरेंस। दूसरी सिचुएशन क्या आ सकती है, कि दूसरी सिचुएशन ये होगी बेटा, इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक और आपके पास वेव है, ठीक है, आपकी एक ये वोल्टेज वेव है और करंट जो है वो सपोज यहां से जा रही है, इस तरह से। अब इसमें क्या हो गया कि आपने देखा कि सर अब दोनों एक साथ जीरो नहीं है, ये यहां पर जीरो है वोल्टेज, ये यहां जीरो है, यानी कि वेव आगे पीछे हो गई। अब जब वेव आगे पीछे हो गई तो यहां पर एक फेज डिफरेंस क्रिएट होगा जो आपको इस पे भी दिखाई देगा हमारे सर्कल डायग्राम पे। तो सर्कल डायग्राम पे कैसे दिखेगा वो भी बना लेते हैं फटाफट फटाफट। अब मैं पहले तो इसको हटाता हूं। इसको मैं यहां बना लेता हूं, ये है, ठीक है, और एक्सेस बना लेते हैं। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए कोई भी वैल्यू उठा के देख लीजिए, मान ली रेफरेंस पे देख लेते हैं, तो रेफरेंस पे वोल्टेज तो जीरो पे है, यानी कि रेफरेंस पे वोल्टेज की वेवफॉर्म तो मुझे ये मिल जाएगी, ये मेरा वोल्टेज का फेजर हो गया। लेकिन अगर मैं करंट देखूं तो करंट का मेरा इस समय पे ये करंट है, और अगर मैं इसके लिए ड्रॉ करूंगा तो कितना होगा वो आप समझिए। इसके लिए अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये मेरा, थोड़ा सा ये वेवफॉर्म गलत हो रही है, ठीक है, इस तरह से होगा। तो अगर ये वेव फॉर्म में इधर बनाता हूँ तो ये मुझे कहीं ये यहाँ मिलेगी, ठीक है। अब ये यहाँ मिल रही है, इसका मतलब करंट का फेजर मुझे कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है। आप ये ध्यान से अगर देखें तो अगर ये वोल्टेज है तो करंट मेरी आई यहाँ है, ये भी है, दोनों के बीच में थीटा डिग्री दिख रहा है ना, ये तो इसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस, या इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग। मतलब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से आगे है। अब कौन सा आगे है, साफ दिख रहा है कि वोल्टेज आगे है, करंट तो पीछे है, इधर से जा रहे हैं तो सॉरी इधर से आ रहे हैं तो पहले वोल्टेज मिल रहा है। आप देखिए पहले जीरो किसका मिला, वोल्टेज का,
फिर किसका मिला, करंट का। तो करंट हमारी लैग कर रही है, करंट हमारी लैग कर रही है, राइट। तो करंट हमारी पीछे है, करंट हमारी पीछे है। अब अगर करंट पीछे है तो हम क्या बोलेंगे कि V इक्वल टू, सर अगर V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, यानी कि थीटा डिग्री से पीछे चल रही है, थीटा डिग्री से पीछे चल रही है, राइट। तो या हम इसको कह सकते हैं कि ये चीज हमारी लैग कर रही है और ये चीज लीड कर रही है। एक क्वांटिटी लीड करती है, एक क्वांटिटी लैग करती है हमारी, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग। ये वोल्टेज है, ये हमारी करंट है। तो आप चाहें तो इसमें 3 डायग्राम भी बना सकते थे, मैं 2 डायग्राम से आपको इसलिए समझा रहा हूं कि 3 पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फेजर को समझा सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज, फेजर एंड फेज डिफरेंस। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ से वेव फॉर्म से हम फेजर बनाते हैं, ठीक है। लीडिंग क्या होता है, लीडिंग का मतलब लीड करना, कौन सी चीज आगे चल रही है, कौन सी चीज पीछे चल रही है। सेम फेज का मतलब ये है कि दोनों क्वांटिटीज एक साथ चल रही है, एक ही समय पे जीरो हो रहे हैं, एक ही समय पे मैक्सिमम जा रहे हैं। कोई चीज लीड कर रही है, इसका मतलब उस चीज की हर वैल्यू पहले मिल रही है, वो पहले जीरो हो रही है, पहले मैक्सिमम तक पहुंच रही है, बाद वाली वैल्यू बाद में जीरो या मैक्सिमम तक पहुंच रही है उसके। तो वो लैगिंग और लीडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ये बड़ा काम आएगा जब आप इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट पढ़ेंगे, उसके वेवफॉर्म डायग्राम बनाएंगे, ये बहुत काम आने वाला है। ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो जाएगा, ये काम आएगा आपको आगे तक। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस, और ये आपसे पूछा भी गया है, राइट। अब इसके बाद बात करेंगे फेजर को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि फेजर की रिप्रेजेंटेशन है, तो फेजर को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि मान लीजिए कि ये आपका रियल एक्सिस है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। इफ दिस इज द फेजर, सपोज वोल्टेज, ठीक है, और इसमें इधर की तरफ रियल है, इस एक्सिस को हम जे एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है, इस एक्सिस को हम जे एक्सिस भी बोलते हैं। तो इसके मैं 2 कंपोनेंट कर सकता हूं। एक कंपोनेंट मेरा ये हो जाएगा जिसको मैं रियल कंपोनेंट बोलूंगा, और एक कंपोनेंट मेरा ये हो जाएगा जिसको मैं वर्टिकल कंपोनेंट बोलूंगा। तो मैं अपनी क्वांटिटी को लिख सकता हूं कैसे, V इक्वल टू वी आर प्लस जे ऑफ वी वाई, यानी कि जो रियल कंपोनेंट है वो प्लस जे ऑफ वी वाई, मैं इस तरह से भी इसको लिख सकता हूं, ठीक है। अब अगर कोई मुझसे कहे कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2 चीजें हैं। अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना होगा, अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना होगा V का, तो वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। और अगर मुझे ये निकालना होगा कि ये थीटा कितना है, तो थीटा के लिए एंगल थीटा विल बी इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि वी वाई अपॉन वी एक्स। तो इन दोनों से मैं कंपोनेंट निकाल सकता हूं कि ये मेरा कितने एंगल पे है, क्या इसका मैग्नीट्यूड है। सो दिस फॉर्म इज नोन एज रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ कि सर ये हमारे पास क्वांटिटी थी V, ठीक है, और ये एंगल था थीटा। तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है वी आर, इसको मैं क्या ये नहीं लिख सकता हूं V cos थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये जो कंपोनेंट था वी वाई, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूं कि V sin थीटा। अब है तो ये जे एक्सिस है, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, V इक्वल टू वी आर प्लस जे वी वाई जो हमने लिखा था। तो वी आर की जगह मैं लिख सकता हूं, V को कॉमन ले लेंगे तो V cos थीटा प्लस जे V sin थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं V cos थीटा प्लस जे sin थीटा। तो ये हमारा किस तरह की फॉर्म में हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हो गया। तीसरा तरीका क्या होता था कि ये जो V है, हम इसको लिखेंगे कि सर V जो है हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड तो है V, लेकिन ये कितने एंगल पे है, थीटा पे है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल थीटा।
यानी कि वोल्टेज जो है मेरा V विद एन एंगल ऑफ थीटा, अगर मैं उसको इस तरह से लिख रहा हूं तो मैं कहता हूं कि ये हमारी पोलर फॉर्म है, ये हमारी पोलर फॉर्म है। और V का आपको पता ही है, V कैसे मिलता है, इस तरह से, और थीटा कैसे मिलता है, इस तरह से। तो ये तीन तरीके से रिप्रेजेंट आप करते हैं। इन जनरल जो सबसे ज्यादा मेथड यूज किया जाता है, या तो आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में यूज करते हो या फिर आप पोलर में यूज करते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म इस यूनिट में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में कम यूज की जाती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। और देखिए ये क्वेश्चन तो लगभग हर साल आपसे पूछा गया, बड़ा आसान क्वेश्चन है, लगभग हर साल पूछा जाता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा कुछ आपको सोचना भी नहीं है। देखिए जो पावर है हमारी, इस टोटल पावर को हम कई बार क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर भी बोल देते हैं, एपरेंट पावर भी बोलते हैं, ठीक है। एपरेंट पावर के दो हिस्से हैं, एक रियल और एक रिएक्टिव, ठीक है। रिएक्टिव पावर को P बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं और इसको S से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि जो S है वो मेरा इसका और इसका रिजल्टेंट है। अब देखिए रियल पावर का मतलब जो मुझे रियल पावर है, जो रियल एक्सेस पे मिल रही है, यानी कि अगर मैं इसका ट्रायंगल बनाऊं तो जो मुझे रियल एक्सेस पे मिल रहा है वो P है, रिएक्टिव मेरी इमेजिनरी एक्सेस पे मिलती है, तो दिस इज माई रिएक्टिव पावर Q। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा मेरा S, ठीक है, वो क्या कहलाता है, S। तो अगर ये थीटा है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एपरेंट पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, यानी कि सिंपल वोल्टेज और करंट को आप मल्टीप्लाई करने से जो मिलता है वो टोटल पावर होती है किसी भी सर्किट की, किसी भी मशीन की, किसी भी सिस्टम में। अगर आप सिंपल वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करते हो, एंगल से कोई लेना देना नहीं रखते हो, तो वो क्या कहलाती है, आपकी एपरेंट पावर। और यूनिट क्या होती है, वोल्टेज की वोल्ट, ठीक है, करंट की एम्पियर, तो यूनिट हो गई वोल्ट एम्पियर। हालांकि इसको वोल्ट एम्पियर में लिखे, हम किलो वोल्ट एम्पियर में लिख लेते हैं, किलो मतलब 10⁻³ यूनिट वोल्ट एम्पियर ही है, ठीक है। अब इसके दो पार्ट थे, क्या, एक तो एक्टिव पावर या ट्रू पावर, या इसको कई बार रियल पावर भी बोल देते हैं, जो मैंने अभी बताया। ये क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, या आप ये समझिए मैं इसका जो रियल कंपोनेंट है, टोटल पावर का जो रियल कंपोनेंट है। अब जैसे ये S है, आप यहां समझिए कि दिस इज S, ठीक है। इस S के दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट तो ये हो गया S cos थीटा और एक कंपोनेंट ये हो गया S sin थीटा। तो जो रियल कंपोनेंट है ये वाला, ये मेरी क्या कहलाएगी, एक्चुअल पावर, दैट इज S cos फाई। S को हम क्या लिख सकते हैं, VI cos फाई। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यूनिट क्या हो गई, किलोवाट। और ये वो एक्चुअल पावर है बेसिकली जिसको हम यूज करते हैं। यानी कि आप ये मान के चलिए कि आपकी कोई मोटर है, उस मोटर में हम कुछ पावर दे रहे हैं, मान लीजिए हम उसको 100 kVA की मोटर है, ठीक है, लेकिन उस मोटर में कुछ लॉसेस हो रहे होंगे, कुछ इधर उधर जा रही होंगी, तो एक्चुअल जो वो आउटपुट दे रही है वो किस पावर पे दे रही है, मान लीजिए उसको 100 में से 80 मिल रहे हैं, 20 हमारी बेकार जा रहे हैं, तो वो जो 80 वॉट की पावर है वो आपकी रियल पावर है जिससे मशीन घूम रही है, और बाकी जो 20 है वो लॉसेस में जा रहा है, वो क्या है, रिएक्टिव पावर है। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं कि एक पावर के दो हिस्से हैं, एक एक्चुअल में जो यूज हो जाता है जिससे मशीन आउटपुट देती है, एक जो बेकार चला जाता है, ठीक है। तो जो एक्चुअल में यूज हो रहा है वो हमारी रियल पावर है, और जो वेस्ट चला जा रहा है वो रिएक्टिव पावर है। बट बिल तो हमें दोनों का देना है, हम तो मोटर को 100 दे रहे थे ना, बिल जो आएगा वो आपका 100 का आएगा, दैट इज टोटल पावर। तो हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि रिएक्टिव पार्ट जो है पावर का वो ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस हो सके, कैसे हम उसको मिनिमम रख सके, एक्टिव पावर को कैसे मैक्सिमाइज रख सकें, वो हमारी कोशिश होनी चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आया, रिएक्टिव पावर क्या हुई हमारी, इट इज द रिएक्टिव पार्ट, यानी कि S sin थीटा वाला पार्ट, तो S sin फाई या VI sin फाई इज रिएक्टिव पावर, दैट इज यूनिट क्या है, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, या इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं kVAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो 3 यूनिट हो गई। ये वाली पावर वो है जिसको हम कम से कम रखना चाहते हैं, ये वो पावर है जिसको ज्यादा से ज्यादा ऊपर रखना चाहते हैं। तो हम ये देखिए हमारी कोशिश जो होती है वो रियल पावर को बढ़ाने की होती है, रिएक्टिव पावर को घटाने की, ताकि आपका जो बिल है वो कम रहे,
क्योंकि भाई अगर आप किसी मशीन को 100 वाट दे रहे हो और आउटपुट भी वो 100 वाट के हिसाब से दोगी तो वो मिनिमम है, लेकिन 100 वाट इनपुट दे रहे हो, यूज हो रही है 50-50, वेस्ट चली जा रही है। तो आप ये सोचो ना, आप तो 50 यूज कर रहे हो, बिल तो आप 100 का दे रहे हो, तो जो वेस्ट जा रही है आप उसका भी बिल दे रहे हैं। तो आप कोशिश ये करेंगे वेस्टेज कम से कम हो। तो जितनी एफिशिएंट मोटर होगी, जितना एफिशिएंट सिस्टम होगा, जितनी एफिशिएंट आपकी मशीनरी होगी, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। रिएक्टिव पावर को जितना कम कर सकें उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम बात करते हैं पावर फैक्टर की। तो इसी चीज से रिलेटेड है पावर फैक्टर। अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये जो पावर है ये S है, इसका रियल कंपोनेंट कितना आया, S cos फाई। ये जो फैक्टर है यही डिसाइडिंग फैक्टर है और इसी को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर cos फाई को। तो क्या हो जाएगा, कितनी डेफिनेशन हो जाएगी, देखिए, इट इज द रेशियो बिटवीन ट्रू पावर एंड एपरेंट पावर। ट्रू पावर कितनी थी हमारे पास, VI cos फाई, और एपरेंट पावर कितनी थी, VI। तो कितना आ गया, cos फाई। दिस इज पावर फैक्टर। ठीक है, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये नया है। तो एक पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है R/Z। जेड क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। आपकी इंपीडेंस होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, वो मैं आपको समझा दूंगा। R/Z होता है। कोसाइन इज द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है वो भी हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर की 3-4 डेफिनेशन होगी। सिग्निफिकेंस क्या होगी कि भाई पावर फैक्टर की जो रेंज होती है, रेंज ऑफ पावर फैक्टर, वो क्या होती है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। अब आप सोचिए, अगर मुझे मैक्सिमम रियल पावर चाहिए तो cos फाई कितना रखना पड़ेगा, 1। अगर cos फाई 1 होगा तो रियल पावर मेरी मैक्सिमम रहेगी, ठीक है ना, और sin फाई 0 हो जाएगा, रिएक्टिव पावर 0 हो जाएगी। तो अगर मेरा cos फाई मैक्सिमम होगा, दैट इज 1, तो मेरी पावर सबसे ज्यादा होगी। तो ये क्या बताता है, बेसिकली cos फाई ये बताता है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में, कि आपकी जो एक्टिव पावर है वो कितना परसेंट है। जैसे अगर कहीं आपसे कहा जाए कि जो पावर फैक्टर है वो 0.6 है या 0.8 है, तो आप ये कह सकते हैं कि 80% पावर यूज हो रही है, 20% पावर वेस्ट जा रही है। कितना सिंपल है समझना, कि ये आपको बताता है अमाउंट ऑफ रियल पावर ट्रांसफर, रियल पावर ट्रांसफर्ड। ठीक है, कितनी पावर एक्चुअल में ट्रांसफर हो रही है। अगर ये 0.8 है तो 80%, 0.6 है तो 60%, 0.4 है तो 40%। आप अकॉर्डिंगली अपने एक्शन ले सकते हैं। सो दिस इज द पावर फैक्टर। अब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द कॉज ऑफ लो पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर क्यों होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे। एक्चुअल में जब भी आप नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे ये उससे रिलेटेड है। जब आप RL सर्किट, RLC सर्किट पढ़ते हो तो वहां पे आप देखेंगे कि जो इंडक्टिव सर्किट है, RL सर्किट होता है हमारा, उसमें करंट लैग करती है। करंट लैग करने का मतलब है कि वहां का पावर फैक्टर भी लैग करेगा, कम रहेगा, पावर फैक्टर उनका कम रहेगा। तो ऐसे सर्किट जिनका लोड इंडक्टिव नेचर का होता है, उनकी पावर जो होती है वो पावर फैक्टर कम होता है ना। तो आप ऑब्जर्व करिए, जो हमारे चारों तरफ लोड है, पंखा है, AC है, हीटर है, ये सब कैसे लोड है, इंडक्टिव लोड है। हमारी पूरी इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल फर्नेस, ये सब क्या है, इंडक्टिव लोड है। तो इन जनरल जो लोड हमें मिलता है वो इंडक्टिव लोड होता है, और उस इंडक्टिव लोड की वजह से ही जो पावर फैक्टर है वो हमेशा हमारा लो रहता है। ठीक है, तो हमारे लो ट्रांसफार्मर पे, लो पावर फैक्टर पे काम करते हैं। अब फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा ये तो आपने बताया कि पावर फैक्टर लो होता है, बढ़ा कैसे सकते हैं भैया, इसको हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। तो इंप्रूव करने के दो तरीके हैं भाई। अगर कोई चीज कम है, आपका पानी अगर ज्यादा गर्म है तो क्या करेंगे, ठंडा पानी मिक्स करेंगे ना। तो अगर कोई डिवाइस ऐसी है जिसका पावर फैक्टर लो है, तो उसके साथ में ऐसी डिवाइस ऐड कर दो जिसका पावर फैक्टर हाई हो, तो जब दोनों मिलेंगे तो एवरेज होके थोड़ा सा इंप्रूव कर जाएगा, है ना। तो अगर इसका पावर फैक्टर लो है इन वजह से, तो इनके साथ में कुछ ऐसी डिवाइस ऐड करो जिसका पावर फैक्टर हाई रहता हो हमेशा, वो पावर फैक्टर को थोड़ा सा अप कर देंगे। जैसे कि, और वो डिवाइस क्या कहलाती है, फेज एडवांसर, कैपेसिटर बैंक, सिंक्रोनस कंडेंसर, इन सब चीजों का पावर फैक्टर हाई होता है। अगर इन रेगुलर लोड के साथ ये चीजें कनेक्ट कर दी जाएं तो ओवरऑल जो पावर फैक्टर होगा वो बढ़ जाएगा। ऐसे समझ लीजिए कि ये बहुत ज्यादा गर्म है, ये ठंडा है, तो मिक्स कर देंगे, गुनगुना हो जाएगा, है ना। तो आपका पावर फैक्टर इंप्रूव कर जाएगा। फिर तीसरा पूछे कि सर ठीक है,
इंप्रूव करना ही क्यों है? लो पावर फैक्टर से फर्क क्या पड़ता है? व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ लो पावर फैक्टर? तो आप क्या बताएंगे? इफेक्ट ऑफ लो पावर फैक्टर, लार्ज कॉपर लॉस। अरे भैया, जितना पावर फैक्टर कम होगा लॉसेस बढ़ रहे हैं ना। हमने क्या बताया? अगर पावर फैक्टर 0.8 है तो 20% लॉस जा रहे हैं, और अगर पावर फैक्टर आपका 0.6 है तो 40% लॉसेस में जा रहा है। बिल तो आप 100% का ही दे रहे हो, तो फायदा क्या है? पैसा खर्च हो रहा है। लार्ज कॉपर लॉस, लार्ज केवीए रेटिंग। आप सोचिए, आपको किसी मोटर से, एक ये मोटर है और आपको क्या चाहिए कि इससे मुझे 1 किलोवाट का आउटपुट मिले, लेकिन इस मोटर का जो पावर फैक्टर है वो 0.6 है। तो अगर आप इसको 1 किलोवाट इनपुट दोगे तो भैया यहाँ तो 600 वॉट ही पहुंचेगा ना, 60%। तो 600 वॉट देके 1 किलोवाट कैसे लोगे? तो आप क्या करोगे? इसकी जगह पे फिर 1.5 या 2 किलोवाट की मोटर लगाओगे। जब 2 किलोवाट की मोटर लगाओगे तब कहीं जाके ये मोटर 1200 वॉट आउटपुट देगी, तब आपका काम चलेगा। तो साइज बढ़ गया ना। आपको चाहिए था 1 किलोवाट, लेकिन क्योंकि पावर फैक्टर लो था तो आपको मशीन का साइज डबल करना पड़ गया। अगर यहीं इसका पावर फैक्टर 1 रहता तो आप 1 किलोवाट देते, 1 किलोवाट मिल जाता। 1 किलोवाट ना देते, 1.25 किलोवाट की मोटर लगाते, 0.9 होता तो भी 1 किलोवाट मिल जाता। तो जितना पावर फैक्टर कम रहेगा उसके लिए फिर मशीन का साइज भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट कराना है तो साइज बढ़ जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होंगे अननेसेसरी के, एफिशिएंसी मशीन की कम होगी, तो ये सारी चीजें कम रहती हैं, इसलिए पावर फैक्टर को हम सही रखना चाहते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग करेंगे आरएलसी सर्किट, आरएल सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहाँ पे सीरीज सर्किट करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, फिर पैरेलल करेंगे, राइट। तो यूनिट बड़ी है नो डाउट, लेकिन हम इसको कंप्लीट करेंगे और सारे न्यूमेरिकल्स, सारे डेरिवेशन, जैसे मैंने आज भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए, सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम सीरीज सर्किट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।